वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 7 है, बेसिक नेटवर्किंग कोर्स के बारे में। और इसमें हम नेटवर्किंग का बेसिक सीखेंगे इसमें। अच्छा, नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओएसआई मॉडल कहलाता है और एक टीसीपी/आईपी मॉडल कहलाता है। ओएसआई मॉडल लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट लेयर्स के अंदर प्रोटोकॉल डिवाइसेस को डिवाइड कर दिया ताकि आसानी के साथ समझ आ सके। और टीसीपी/आईपी मॉडल हमारा लैपटॉप में, सिस्टम्स के अंदर, आईपैड, आईफोन्स, इन सब स्मार्टफोन्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। और ये काउंटिंग नीचे से शुरू होती है। 1 फिजिकल लेयर, 2 डेटा लिंक लेयर, 3 नेटवर्क लेयर, 4 ट्रांसपोर्ट, 5 सेशन, 6 प्रेजेंटेशन, 7 एप्लीकेशंस। अब 3 लेयर 5, 6, 7 को जमा करके टीसीपी/आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर कर दिया है। 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी/आईपी मॉडल में भी ट्रांसपोर्ट है। 3 नेटवर्क लेयर है और वहाँ पे टीसीपी/आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर कहलाती है। और फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर कर दिया गया है। At the network access layer, TCP/IP suite does not specify which protocol to use when transmitting over physical medium. ये can only describe the handoff from the internet layer to physical network protocol. अब जो इंटरफेस है, किस तरीके से हमने आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। ये एक डिवाइस DSL राउटर नज़र आ रहा है जिसमें वाईफाई का भी एम्बेडेड होता है। उसके लैन की पोर्ट्स होती हैं, क्योंकि छोटी डिवाइस है इसलिए ओनली 1 2 3 4 पोर्ट्स अवेलेबल है। एक इंटरनेट की पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। अमूमन हमारे घरों में जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसमें ये DSL राउटर लगा के जाते हैं और हमें वो वाईफाई कनेक्टिविटी और लैन के साथ 4 डिवाइसेस के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। और साथ में एक पावर का अडाप्टर होता है जिसके साथ आप इस डिवाइस को पावर देते हैं। फिजिकली कनेक्शन आपने जोड़ना हो तो इसके साथ आप केबल अटैच कर सकते हैं। और बगैर केबल के वाईफाई के थ्रू इस्तेमाल करना हो मोबाइल में, लैपटॉप्स में अंदर, तो हम इसके अंदर वाईफाई के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। अब इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है हमने तो आसान है। इसकी एक पोर्ट के अंदर केबल डालें और स्विच के अंदर डाल दें और स्विच से आगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इंटरनेट जितने भी स्विच 4 पोर्ट होता है, 8 पोर्ट होता है, 24 पोर्ट होता है, वो तमाम आगे तमाम डिवाइसेस उसको यूज़ कर सकती हैं। वायरलेस के थ्रू जितने चाहे मर्ज़ी कनेक्ट हो जाए, लेकिन ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो उसकी थ्रूपुट कम हो जाएगी। स्विच और वायरलेस एक्सेस पॉइंट आर 2 सेपरेट डेडिकेटेड डिवाइसेस कनेक्टेड टू राउटर्स। बिल्कुल स्विच अलग डिवाइस होता है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट अलग होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है आपको वाईफाई कनेक्टिविटी देना, और स्विच का डिवाइसेस होती है जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर होती है, उसका मतलब है आपको लैन के साथ कनेक्टिविटी देना। और मोस्टली DSL राउटर्स के अंदर 4 पोर्ट्स लैन की होती हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, सिस्टम्स को। और एक वाईफाई के साथ हो सकती है, वाईफाई के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। और एक मखसूस उसकी वाईफाई की रेंज होती है जिसके अंदर अगर आप हों तो वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने आईफोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तस्वीर में डायग्राम में डायरेक्टली केबल्स गई हुई है लैपटॉप के अंदर, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने DSL राउटर से स्विच के अंदर भी केबल डाल सकते हैं। और अगर ये तो 4 पोर्ट का DSL राउटर होता है, अगर आप इसके अंदर से केबल लें और लैपटॉप की जगह स्विच के साथ कनेक्ट कर दें तो स्विच अगर 24 पोर्ट का है तो 24 पोर्ट्स इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती हैं। उस स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर दें लैब में तो तमाम लैब्स कनेक्ट होकर हम उसको इंटरनेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केबल के साथ अगर हमने अटैच करना है डिवाइसेस को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप सिस्टम को, राउटर को, स्विचेस को, तो कौन सी पोर्ट्स होगी, वो कौन सा कार्ड होगा। कंप्यूटर के अंदर जो कार्ड है उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। पहले ये अलग से होता था, आज से 10-15 साल से ये बिल्ट इन मदरबोर्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। बैक साइड पे देखेंगे तो हमें आपको एक पोर्ट नज़र आएगी और वो पोर्ट कहलाती है RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। उस पोर्ट के अंदर आप केबल को अटैच करेंगे। एक एंड को, केबल के 2 एंड होते हैं, एक एंड लैपटॉप में या एक एंड आप डेस्कटॉप PCs के अंदर यूज़ करेंगे और दूसरा एंड आप राउटर या स्विच के अंदर कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से राउटर के अंदर भी पोर्ट्स होती है, वो आप स्विच से राउटर में भी केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये RJ45 पोर्ट्स आपको आसानी के साथ लैपटॉप्स में, डिवाइसेस में आप इसको मिल सकते हैं। लैपटॉप के अंदर वायरलेस कार्ड भी मौजूद होता है और लैन कार्ड भी होता है। लैन कार्ड के साथ केबल अटैच हो जाती है और वायरलेस में केबल की ज़रूरत नहीं होती, बगैर हम केबल के वायरलेस के थ्रू अटैच होते हैं। डेस्कटॉप PC में वायरलेस कार्ड नहीं होता, अगर आपने लगाना है तो एक्सटर्नल परचेज़ करके आजकल USB वाईफाई कार्ड भी मिल जाता है, उसके साथ भी आप वाईफाई के साथ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और कार्ड भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
अपने घर में आपने कनेक्टिविटी करनी है तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, लैन के साथ भी अवेलेबल है, वायरलेस ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि घर में केबल्स को बिछाना मुश्किल होता है। तो ये एक डायग्राम है घर की जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस एक्सटेंडर होता है, वायरलेस एक्सटेंडर मिल जाता है जो रेंज को एक्सटेंड करता है और उसके ज़रिए से आपके पूरे घर तक सिग्नल मौजूद होते हैं। आसानी के साथ आप वाईफाई के थ्रू अपने पूरे घर में नेटवर्किंग कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस में आकर इस वजह से स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस होगी कि अगर वाईफाई के मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो उतनी ही थ्रूपुट कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए ये एक बात है, मिसाल के तौर पे एक डैम से 5 गैलन का एक पाइप जो है वो बिछाया गया है। अब जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतनी ही उनकी पानी की वाटर की डिमांड ज़्यादा होती जाएगी और उसमें जो है पानी पीछे उसकी जो थ्रूपुट है वो कम हो जाएगी। या तो हमें 5 से 10 गैलन की पाइप बिछानी पड़ेगी या हमें और अल्टरनेटिव के लिए कोई उसको पानी देना पड़ेगा। ये सेम यही होता है वायरलेस में, जितनी डिवाइसेस वायरलेस के साथ कनेक्ट होती हैं ज़्यादा कनेक्ट होंगी उसी तरह वायरलेस की थ्रूपुट जो है वो कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस हो सकती है। तो हम रेंज एक्सटेंडर लगा कर प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन करके वायरलेस नेटवर्क को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि प्रॉपर तरीके से तमाम लोगों को अच्छी थ्रूपुट मिले और यूज़ करें। और वायर्ड जो क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शंस होते हैं उसके अंदर वायरलेस वाईफाई के कनेक्शंस नहीं होते, तो वो डेडिकेटेड इंटरनेट के साथ केबल कनेक्ट होती है और पूरी जितनी कंप्लीट उसको स्पीड होती है, बैंडविड्थ होती है, वो अवेलेबल होती है। अब OSI लेयर में हम जो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे वो OSI लेयर में पहली लेयर फिजिकल लेयर कहलाती है जिसमें डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र होता है। The OSI physical layer provides the mean to transport the bit that make up data link layer frame across the network। ये आपको फिजिकल मीडिया के ऊपर बेशक वो वायर का मीडिया है या वायरलेस का मीडिया 0101 फॉर्मेट के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब फिजिकल लेयर मीडियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं कॉपर वायर के ऊपर। अगर फाइबर ऑप्टिक है तो फाइबर के सिग्नल जा रहे होंगे और अगर वायरलेस है तो माइक्रोवेव के सिग्नल्स उसके साथ जा रहे होते हैं। जिस फिजिकल मीडिया पे होंगे वो यूज़ होगी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के। कॉपर केबल से कनेक्ट कर दें, फाइबर ऑप्टिक उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा होगा, फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कर दें उसमें पैटर्न ऑफ लाइट के सिग्नल्स जा रहे होंगे। वायरलेस विदाउट केबल माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस के थ्रू आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। Upper OSI layer performed in software designed by software engineer and computer scientist. TCP is route defined by Internet Engineering Task Force in RFCs। अब जो फिज़िकल लेयर के स्टैंडर्ड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिज़िकल लेयर्स को मैनेज कर रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ISO है, ISO 8877 है, ISO 11801 है, EIA/TIA स्टैंडर्ड है जो केबल्स के स्टैंडर्ड्स को करता है, ANSI है, ठीक है, जो कनेक्टर करता है RJ45 का कनेक्टर केबल के साथ यूज़ होगा, ATUT है, ठीक है, ADSL की टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को मैनेज किया, IEEE है जिसमें एथरनेट, वायरलेस लैन, वाईफाई की सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ, ये सारे स्टैंडर्ड्स को ये डिफ़ाइन करता है। स्टैंडर्ड्स ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इस्टेब्लिश है, इसलिए बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड हो। अगर डिफरेंट वेंडर यूज़ हो, आप डिफरेंट वेंडर हो तो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, कम्युनिकेशंस कर सकें। मिसाल के तौर पे मेरे पास सैमसंग का स्मार्टफोन है, किसी के पास हवावे का स्मार्टफोन है, कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, इसी तरह कोई लैपटॉप डिफरेंट वेंडर का यूज़ कर रहा है, कोई HP का कर रहा है, डेल का कर रहा है लैपटॉप। तो सारी डिफरेंट वेंडर्स और सारी कम्युनिकेशंस अगर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगी। अगर स्टैंडर्ड नहीं होंगे, अपने अपना कोई हर बंदा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तो आपस में कम्युनिकेशंस नहीं होंगी। एक वक्त था एप्पल का अपना प्रोटोकॉल होता था एप्पल, तो उस वक्त तक एप्पल इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था और लोग उसकी डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं किया। जब से उसने एक स्टैंडर्ड TCP/IP को इम्प्लीमेंट किया अपने आईपैड में, आईफोन्स के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज दी हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा उसकी मकबूलियत हुई और लोग उसको यूज़ करना शुरू कर गए। और ये इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो एक स्टैंडर्ड को मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, अब फिज़िकल लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मीडिया की आती है। 3 मीडिया बता चुके हैं। कॉपर केबल है, उसमें आ जाती है UTP, कोएक्सियल, उसमें कनेक्टर आ जाते हैं, NICs आ जाती हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाता है, पोर्ट्स आ जाती हैं RJ45 की, इंटरफेसेस आ सकती हैं जिसमें वो केबल्स अटैच होंगी। अब ये इसके ऊपर डाटा केबल्स के ऊपर किस तरह होगा, उसकी फ्रेम एनकोडिंग टेक्निक है कि 0101, 0 का मतलब है डिजिटल कम्युनिकेशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक 0 एक
1। 0 का मतलब है ऑफ, वायर में करंट नहीं जा रहा, और 1 का मतलब है करंट उसमें मूव कर रहा है। तो 0-1 की फॉर्मेट में केबल्स में डाटा मूव करेगा। उसकी इंकोडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है। मैनचेस्टर इंकोडिंग है, नॉन रिटर्न टू 0 NRZ है, 4B 5B है, मल्टी लेवल ट्रांजिशन लेवल 3 है, 8B 10B है, PAM 5 है। और सिग्नल मेथड ये है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वेव क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सूरत में जाती हैं कॉपर मीडिया में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फाइबर ऑप्टिक में सिंगल मोड फाइबर है, उसमें एक पाथ है लाइट का। मल्टी मोड फाइबर है, उसमें एक से ज़्यादा पाथ लाइट ट्रेवल करती है। फाइबर ऑप्टिक के अपने कनेक्टर्स होते हैं, NIC कार्ड्स उसके अपने होते हैं, अपनी इंटरफेस होती हैं। लेज़र और LED फोटोसेप्टर्स होते हैं। इसके अंदर पल्स ऑफ लाइट्स होती हैं, मल्टीप्लेटिंग डिफरेंट कलर के साथ की जाती है। अ पल्स इक्वल 1, अगर उसमें पल्स जा रही है, लाइट जा रही है तो 1 से डोनेट होगा, अगर नहीं जा रही तो 0 से डोनेट होगा। इस तरह वायरलेस मीडिया में एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं, वायरलेस NIC कार्ड आ जाते हैं, रेडियोज़ आ जाते हैं, एंटीनाज आ जाते हैं, अपने होते हैं। ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। और रेडियो वेव के जो सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू सारी कम्युनिकेशंस होती हैं। अब फिजिकली अब फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इंकोडिंग और लाइन कोडिंग मेथड कन्वर्टिंग स्ट्रीम ऑफ डाटा बिट इनटू प्रीडिफाइंड कोड। एक ख़ास कोड के अंदर 0101 को भेजा जाता है। और सिग्नलिंग तो फिजिकल लेयर मस्ट जनरेट द इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वायरलेस सिग्नल रिप्रेजेंट 1 और 0, क्योंकि डिजिटल मीडिया में दो ही चीज़ें होती हैं बाइनरी फॉर्मेट, 1 या 0। 0 का मतलब है लाइट नहीं है, सिग्नल नहीं है, पल्सेस नहीं है। 1 का मतलब है सिग्नल जा रहा है, पल्सेस जा रहा है। इन्हीं की कम्बिनेशन मिलकर ABC 1 2 3 सारी फॉर्मेट्स बनते हैं, और इसी फॉर्म के अंदर सारा डाटा जो है वो मूव होता है फिजिकल मीडिया में। इंकोडिंग की जाती है डिफरेंट टेक्निक से, जो कि डाटा कम्युनिकेशंस का टॉपिक है। अब फिजिकल लेयर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप इसको स्पीड समझ लें, जिस कार की स्पीड होती है, मोटरसाइकिल्स की स्पीड होती है, जहाज़ की स्पीड होती है, इस तरह बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या जाता है, कितनी कैपेसिटी है आपका जो मीडिया है। अभी 3 मीडिया पीछे हम पढ़ चुके हैं, फाइबर ऑप्टिक, कॉपर मीडिया और वायरलेस। वो उसकी कितनी कैपेसिटी है जो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। और टिपिकली मेजर्स किस में होता है? KB में होता है, MB में होता है, गीगाबाइट में होता है, टेराबाइट में होता है। अब बिट्स पर सेकंड होता है, 1 बिट्स पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बैंडविड्थ है। अगर 8 बिट को जमा कर दें तो 1 KB बन जाता है, और 1 बाइट बन जाता है। 1000 बाइट को जमा कर दें तो 1 किलोबाइट बन जाता है। इसी तरह 1000 मेगाबाइट्स को जमा कर दें तो 1 गीगाबाइट बन जाता है। इधर 1000 गीगाबाइट को जमा कर दें तो 1 टेराबाइट बन जाता है, ठीक है। अब अपनी थ्रूपुट क्या चीज़ है? अब आपकी बैंडविड्थ है और थ्रूपुट दोनों सेम चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे 5 गैलन पानी का पाइप एक डैम से एक शहर को प्रोवाइड हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उसकी थ्रूपुट 5 गैलन ही रहे। गर्मियों में पानी कम हो जाता है, तो 5 गैलन का पाइप तो बिछा दिया, उसकी इतनी कैपेसिटी तो है कि वो 5 गैलन पानी को शहर तक पहुंचा सकता है, डैम से शहर तक। लेकिन थ्रूपुट उसकी कम होगी क्योंकि गर्मियों में पानी कम हो गया। इस तरह बारिशें होती हैं, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, तो 5 गैलन का पाइप तो होगा और उसकी थ्रूपुट फिर 5 गैलन मैक्सिमम आ जाती है, लेकिन 5 गैलन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इसलिए आपने लिंक लिया होता है, 1 MB का लिंक इंटरनेट का लिया होता है, 4 MB का, 7 MB का, तो लाजमी नहीं कि उतनी ही थ्रूपुट आए। थ्रूपुट उतनी देखी जाती है कि कितना इस टाइम के ऊपर ट्रांसफर बिट हो रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर थ्रूपुट यूजुअली डज नॉट मैच द स्पेसिफाइड बैंडविड्थ इन फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने DSL का कनेक्शन लिया है 8 MB, ठीक है। अब ज़रूरी पीक पॉइंट है, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मुझे 8 MB ही उस पर मिले। और अगर मैंने लोकल एरिया नेटवर्क में लैन की केबल बिछाई हुई है और लैन की केबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। या फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहा हूँ, या वायरलेस की मैंने एग्जांपल दी कि जितने लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बैंडविड्थ तो उसकी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी थ्रूपुट में कमी आ जाएगी। तो अभी मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक भी करता हूँ, उसकी स्पीड को भी टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ उसकी थ्रूपुट जो है वो कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप google.com.pk खोलें, स्पीड टेस्ट लिखें और यहाँ पे स्पीड टेस्ट करें, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। एक fast.com है, ये भी स्पीड टेस्ट करता है, एक नेट स्पीड है। और मैं अपने DSL राउटर की स्पीड को चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गो करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये चेक करके मुझे बताएगा कि इस वक्त कितनी स्पीड आ रही है। ये स्पीड आ रही है जी तकरीबन 4.5 3.723, ठीक है। और तकरीबन 4, अब ये 8 MB की बैंडविड्थ मैंने ले रखी है अपनी DSL की, और इस वक्त आ कितनी रही है? तकरीबन 4.42 के हिसाब से आई है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, पीक पॉइंट फैक्टर है, और लोग कनेक्ट होंगे, सारे फैक्टर्स हैं उसके साथ
कनेक्शन है। अब मैं इंटरनेट स्पीड से मैं करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ 11 Mbps देता है मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। बिगन टेस्ट करता हूँ मैं, ये देखते हैं कि स्पीड टेस्ट क्या देता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अपने स्पीड को तकरीबन टेस्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि कितनी उसके ऊपर बैंडविड्थ आ रही है, आपने कितना, अगर आपने अपने घर DSL कनेक्शन लिया तो गूगल में इस तरीके से आप अपनी बैंडविड्थ को, अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं। और इसमें दो तरह की बैंडविड्थ होती है, एक शेयर बैंडविड्थ, उसमें तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने 8 MB लिया हुआ है और कम आ रही है, या 15-16 MB लिया हुआ है कम आ रही है, तो उसमें हाँ डेडिकेटेड बैंडविड्थ में हर वक्त ऊपर होना चाहिए था। तो अभी बड़ी अच्छी स्पीड आ रही है मेरी, 14.5 Mbps स्पीड आ रही है, डाउनलोड की 15.2 और ये अपलोड की 14.8। बहुत अच्छी स्पीड है इंटरनेट की मेरी इस वक्त। अच्छा इंटरनेट परफॉर्मेंस PTCL का बेहतरीन इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड्स को इंटरनेट की चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ फिज़िकल मीडियाज़ जी वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। राउटर्स के अंदर मुख्तलिफ मीडियाज़ के USB कनेक्ट कर सकते हैं राउटर में, RJ45 के साथ केबल अटैच कर सकते हैं, वायरलेस की फैसिलिटी है वो कर सकते हैं, USB अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्क मीडिया में कॉपर केबलिंग है, वो यूज़ होती है, ठीक है। कॉपर केबलिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कॉपर उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसको नेटवर्किंग टर्म के अंदर सिग्नल एटोनेशन कहा जाता है, ठीक है। और जितना लंबा, इसीलिए जो कॉपर की मीडिया है उसकी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट है तकरीबन 100 मीटर, ठीक है। 100 उसके 100 मीटर इसकी तकरीबन कॉपर मीडिया की जो है वो लिमिट है। इसके बाद सिग्नल जो डेटा होता है दोनों डिवाइस का 100 मीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस टॉक भी होता है बीच में कॉपर मीडिया के अंदर। फिर इस चीज़ को बचने के लिए, नेविगेटिव इंटरफेस को बचने के लिए कुछ मेटल शील्डिंग बिछाई जाती है, और यही फ़र्क होता है। जिसमें शील्ड नहीं होती उसको हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, और जिसके अंदर शील्ड मौजूद होती है उसको हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है, ठीक है, ताकि बाहर के इंटरफेस से बचा जाए। ये तकरीबन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो, ये शील्डेड हो, 4 पेयर्स होती हैं कलर कोडेड में। एक वाइट ऑरेंज होती है जिसपे पूरी केबल वाइट होती है और ऑरेंज के हल्के हल्के डॉट होते हैं, एक फुल ऑरेंज होती है। इसी तरह एक वाइट ग्रीन होती है, जो वाइट होती है, हल्के हल्के डॉट्स होते हैं और फुल ग्रीन होती है। इसी तरीके से वाइट ब्लू होती है और एक फुल ब्लू होती है। इसी तरह वाइट ब्राउन होती है, ब्राउन। ये 4 पेयर्स केबल्स के यूज़ होते हैं, नेटवर्क में कलर कोडेड होते हैं। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, एक जैकेट बिछा दी जाती है, फॉइल शील्डेड होती है, और ट्विस्टेड पेयर उसके अंदर ये 4 पेयर्स मौजूद होते हैं। ये STP केबल जो है वो थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू UTP केबल के। और STP केबल जहाँ नॉइज़ ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल या किसी किस्म की हैवी इंडस्ट्री, वहाँ पे STP केबल बिछाई जाती है। इसी तरह कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल पहले लैन के अंदर यूज़ होती थी, बस टोपोलॉजी के अंदर BNC कनेक्टर लगते थे, N टाइप F टाइप कनेक्टर, बड़ी मजबूत केबल होती थी। आजकल ये कोएक्सियल केबल लैन में नहीं इस्तेमाल होती। केबल टीवी के अंदर देखें तो आपको इसकी कोएक्सियल केबल नज़र आती है। कॉपर मीडिया की सेफ्टी के लिए आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की केबल और डाटा केबल को अलग अलग करें, सही तरीके से उसको कनेक्ट करें, और इंस्टॉलेशंस को इंस्पेक्ट करें किसी किस्म की डैमेज के लिए, और इक्विपमेंट जितना भी आप उसको प्रॉपर ग्राउंड करें। प्रॉपर्टी उसकी UTP केबल के स्टैंडर्ड कौन से हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड है। कैटेगरी 3 केबल, 7, कैटेगरी 6, 5 और 5E केबल। मुख्तलिफ इनकी स्पीड है। कैटेगरी 5 की 100 Mbps स्पीड है, 1000 MB तक भी जाती है, बस रिकमेंड नहीं है। और 5E की सपोर्ट 1000 Mbps है। अभी मौजूदा तौर पे केबल 6 चल रही है, 7 फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होती है। ये उसका कनेक्टर है RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45। इसकी 3 टाइप्स होती हैं UTP केबल की। एक ईथरनेट स्ट्रेट केबल होती है, अब एक ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल होती है, और एक रोल ओवर केबल होती है। और दो इसके स्टैंडर्ड होते हैं, T568A और T568B। अगर एक तरफ T568A हो, दूसरी तरफ T568B हो, तो ये बन जाती है क्रॉस। और अगर दोनों तरफ T568A हो या दोनों तरफ T568B हो, तो ये बन जाती है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट कहाँ यूज़ करेंगे, क्रॉस कहाँ यूज़ करेंगे? स्ट्रेट हम केबल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे
जहाँ डिफरेंट डिवाइसेस है। मिसाल के तौर पे आपने पीसी से स्विच कनेक्ट करना है, स्विच से राउटर कनेक्ट करना है, डिफरेंट डिवाइस में स्ट्रेट यूज़ करेंगे और दो पीसी को, दो स्विच को, दो राउटर को क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। और तीसरी रोल ओवर सिस्को कंपनी की है, ये आपके राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ होती है। T568 का कम्बिनेशन इस तरीके से है और T568B का कम्बिनेशन ऐसे है कि वाइट ऑरेंज ऑरेंज है, वाइट ग्रीन ब्लू है, वाइट ब्लू ग्रीन है, वाइट ब्राउन ब्राउन है। और T568 का ये है कि वाइट ग्रीन ग्रीन है, वाइट ऑरेंज ब्लू है, वाइट ब्लू ऑरेंज है, वाइट ब्राउन ब्राउन है। तो इस तरीके से आप कलर की स्कीम को अरेंज करेंगे और इसमें आपके 5 टूल्स अवेलेबल होते हैं, कटर टूल होते हैं, जिसके थ्रू आप कनेक्टर लगा के RJ45 इसको प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। फिर आप अपनी UTP केबल को टेस्ट करने के लिए स्पेशल टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मल रेंज से लेकर काफ़ी कॉस्टली रेंज तक भी होते हैं। सबसे अच्छा फ्लूक का नेटवर्क केबल टेस्टर होता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस पर हम देखते हैं, यहाँ पे सर्च कराते हैं फ्लूक के नाम से, फ्लूक केबल। तो fluke.com पे जाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केबल टेस्टर हैं, बहुत एडवांस हैं, कॉस्टली भी हैं, लेकिन इंतहाई हर किस्म का ये आपके केबल का टेस्ट करेंगे और ये आपको बताएंगे कि किसमें ये फाइबर ऑप्टिक के लिए भी अवेलेबल्स हैं और आपकी कॉपर मीडियाज़ के लिए भी अवेलेबल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, स्टैंडर्ड के लिहाज से है और बेहतरीन टेस्ट के लिहाज से ये अवेलेबल्स है। वो आपकी केबल को टेस्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर कोई क्रॉस टॉक तो नहीं, एटोनेशंस तो नहीं हो रही। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक के अपने कनेक्टर हैं, ये RJ45 नहीं होते, इन कनेक्टर को SC कनेक्टर कहा जाता है, सब्सक्राइबर कनेक्टर कहा जाता है और ये फाइबर ऑप्टिक की लगाई जाती है। ठीक है, और इसके अपने अब फाइबर मीडिया केबल डिज़ाइन ऐसे है कि इसके ऊपर जैकेट होती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग मीडिया होती है, दरमियान में बफर होता है, फिर क्लैडिंग होती है, अंदर कोर होती है और कोर के अंदर टीनी टीनी फाइबर्स होती हैं जिसमें डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसफ़र करता है। टाइप ऑफ फाइबर मीडिया सिंगल मोड, उसमें सिंगल पाथ है लाइट का। ठीक है, ग्लास कोर 9 माइक्रोन की होती है, ग्लैडिंग 125 माइक्रोन डायमीटर की होती है, पॉलीमेट्रिक कोटिंग होती है। मल्टी मोड में एक से ज़्यादा पाथ होते हैं लाइट के, ऑफ कोर्स लाजमी बात है, फिर उसकी कैपेसिटी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है, और कोटिंग उसके ऊपर होती है, यूज़ की जाती है। ये उसके कनेक्टर हैं, एक ST कनेक्टर कहलाया जाता है, एक SC कनेक्टर होता है, एक डुप्लेक्स मल्टीमीटर LC कनेक्टर होता है और एक LC कनेक्टर होता है जिससे आप फाइबर ऑप्टिक को डिवाइसेस के अंदर अटैच कर सकते हैं। इसका भी फ्लूक के अंदर टेस्टिंग मिलती है जिसको ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है, जिससे आप अपनी फाइबर ऑप्टिक को टेस्ट करते हैं कहीं से ब्रेक तो नहीं है। फाइबर ऑप्टिक वर्सेस कॉपर का कंपैरिजन करते हैं। बैंडविड्थ जो है कॉपर मीडिया की 10 Mbps से शुरू होती है, 10 गीगाबिट पर सेकंड पे जाती है और फाइबर ऑप्टिक की 10 Mbps से 100 Gbps पे जाती है। डिस्टेंस कवर करता है कॉपर मीडिया 1 से 100 मीटर तक और फाइबर ऑप्टिक कवर करता है 1 से 1 लाख मीटर तक। EMI RFI कॉपर मीडिया लो है, फाइबर ऑप्टिक हाई है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड लो है कॉपर मीडिया और फाइबर ऑप्टिक हाई है। मीडिया कनेक्टर कॉस्ट उसकी कॉपर मीडिया की बहुत कम है और फाइबर ऑप्टिक की हाई है। इंस्टॉलेशन स्किल रिक्वायर्ड कॉपर मीडिया की लो है, हर बंदा आराम से उसको कनेक्टर केबल बना सकता है। फाइबर ऑप्टिक हाईएस्ट है। सेफ्टी प्रिकॉशंस कॉपर मीडिया में लो है, फाइबर ऑप्टिक में हाई है। ठीक है, ये सिम्बल्स वायरलेस के यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ ये यूज़ हो इसका मतलब वहाँ वायरलेस इक्विपमेंट लगा हुआ है। वाईफाई का स्टैंडर्ड है, वाईफाई कहलाता है स्टैंडर्ड, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड कहलाता है और वाईफाई स्टैंडर्ड कहलाता है। इसमें 802.11a है, उसकी 54 Mbps स्पीड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। 802.11b है, 11 Mbps है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पुराना हो चुका है। 802.11g है, 54 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। 802.11n नया है, बिल्कुल लेटेस्ट, 600 Mbps स्पीड है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। और ये बताता चलाऊँ, ये जो बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करती हैं, कंपनियाँ यूज़ करती हैं, वो नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह 802.11 AC है, उनकी 1 गीगाबिट्स पर स्पीड है और 802.11 AD है, उसकी 7 गीगाबिट्स पर स्पीड वायरलेस में आ रही है। ब्लूटूथ एक वायरलेस स्टैंडर्ड है, शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ, उसका IEEE 802.15 स्टैंडर्ड है, 3 मेगाबिट्स पर सेकंड तक बैंडविड्थ सपोर्ट करता है और डिस्टेंस का 1 से 100 मीटर तक होता है। इसी तरह वाईमैक्स है, 802.16 स्टैंडर्ड है, 1 GB तक है और बहुत सारी कंपनियां वाईमैक्स के थ्रू घरों में इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये था तकरीबन डिफरेंट किस्म का कंपैरिजन
और ये थी हमारी आज की फिज़िकल लेयर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।